दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 3 का अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। दोस्तों इस अध्याय के अंतर्गत आप जानेंगे कि आदिवासियों पर ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा, उनके जनजीवन पर क्या असर पड़ा और ब्रिटिश शासन को आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा, उनकी आवश्यकताएं क्या थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया 1895 में। और लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए बिरसा खुद ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा यानी दीकुओं बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं ही दूर करने आया था। तो यहाँ पर देखिए, आदिवासी आप जानते हैं जो मूल निवासी हैं, जंगल वनों में रहते थे। और दीकू जो थे, दीकू आदिवासियों की भाषा में बाहरी लोगों को कहा जाता था। दोस्तों बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर पठार में निवास करता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये भी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे और उनकी परिचित जीवन पद्धति उससे नष्ट होती दिखाई दे रही थी। उनकी आजीविका खतरे में थी और उनका धर्म भी छिन्न भिन्न हो रहा था। तो बिरसा मुंडा छोटा नागपुर पठार के आसपास रहने वाली जनजाति थी। इसके अलावा वहां पर अन्य जो जनजातियां निवास करती हैं उसमें संथाल और उरांव थे। दोस्तों इन जनजातियों को क्या समस्या हुई? इन जनजातियों को यह लगा कि ब्रिटिश शासन से उनको अनेक समस्याएं हो रही हैं, उनकी जीवन शैली नष्ट हो रही है, आजीविका खतरे में पड़ रही है और उनका धर्म यानी मान्यताएं भी छिन्न भिन्न हो रही हैं। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बनाया था? और अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। दोस्तों पिछले साल या पिछले वर्ष की किताब में आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और जो रस्में होती हैं ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं और एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। इनके बीच भी सामाजिक और आर्थिक स्तर पर विभेद था। आइए देखते हैं जनजाति समूह किस तरह जीते थे। दोस्तों 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय रहा करते थे। उसमें कुछ का व्यवसाय ये था कि कुछ झूम खेती या झूम कृषि करते थे। आदिवासियों में से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंती खेती को कहा जाता है और इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे और इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे और वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो वे उसे काटकर फिर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। परती क्या होता है? तो दोस्तों परती ऐसी भूमि होती है जो कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती थी ताकि जमीन जो है उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे और इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसलें उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थे और केवल इसी तरह से वे घुमंतू खेती कर सकते थे। इसके अलावा दोस्तों कुछ आदिवासी शिकारी और संग्राहक भी थे। तो बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार
उनको वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का समुदाय था। इस समुदाय के कुछ लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिलने वाले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल का इस्तेमाल करते थे। तो साल एक पेड़ होता है जिसका इमारती लकड़ी के रूप में महत्व होता है, और महुआ दोस्तों एक महुआ ऐसा वृक्ष है जिसका फूल जो होता है उसे खाया जाता है, और शराब बनाने के लिए इसके फूल को प्रयोग किया जाता है। जब इसका फल हो जाता है तो उससे तेल निकाला जाता है। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों को वो लोग इस्तेमाल करते थे, और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेचते भी थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। दोस्तों, इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलता था? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली या बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे, और कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उसमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे, और जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों के लिए मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय ऐसे थे, जैसे मध्य भारत में रहने वाले बैगा, औरों के लिए काम करते थे और करवाते थे। बैगा खुद जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। इसके अलावा वे चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी। उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज्यादा होता था, और इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों के बाहरी शैतान अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। इसके अलावा कुछ आदिवासी जानवर भी पालते थे, जैसे कुछ शिकारी संग्राहक थे। इसके अलावा कुछ मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन कुछ जानवर भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों और भेड़ों को रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में चले जाते थे। जैसे पंजाब के पहाड़ों पर रहने वाले बन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिये थे, और कश्मीर की बकरवाल जो थे वो बकरियां पालते थे। और अगले वर्ष की पाठ्यपुस्तक में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय की समझदारी एक जैसी नहीं होती है? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे पर चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी बेरियर एल्विन ने 1930 और 40 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे, और एल्विन द्वारा लिखित अधिकतर अंशों को पढ़कर आप समय क्रम और कामों के बंटवारों को समझा जा सकता है। देखिए, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूठों को काटने में लग जाती थीं। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था, और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें साग, इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लाती थीं। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थीं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थीं, और आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में पटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थीं। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार और चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे, और तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों को भी जरूरत पड़ने लगती थी। तो दोस्तों, ये बेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोंड्स, बेरियर एल्विन पेपर्स, नेहरू स्मृति संग्रहालय और पुस्तकालय पर आधारित ये आपको एक केस स्टडी दिखाई गई।
इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। तो दोस्तों 19वीं सदी के पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी और कुछ सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सबका बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था और अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब आइए देखते हैं औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी जो थे उनका जीवन काफी हद तक बदल गया। सबसे पहले देखते हैं आदिवासी मुखिया या जो किसी कबीले के मुखिया होते थे उनका क्या हुआ। तो अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गईं। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने के लिए लाचार हो गए। इसके अलावा घुमंतू काश्तकार जो थे उनका क्या हुआ। तो दोस्तों ऐसे समूह जो घूमकर खेती या कटाई जंगलों की कटाई करके खेती करते थे, अंग्रेजों को काफी इनसे परेशानी होती थी और एक जगह ठहरकर ये लोग नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के जो समूह हैं एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपना शासन आमदनी के नियमित स्रोत भी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को नापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय किया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूमि स्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया और पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। दोस्तों जो झूम काश्तकार थे जो इधर उधर घुमंतू कृषि करते थे, उनको अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों में जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। अब आइए देखते हैं वन कानून और उनके प्रभाव। दोस्तों आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों और वनों से जुड़ा हुआ था, इसलिए वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर बहुत असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी और इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं को शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए। दोस्तों स्लीपर जो था लकड़ी के 36 तख्ते होते हैं जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका एक हल निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। और इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांवों को बसा दिया। यहां पर देखिए एक केस स्टडी है कि अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले वैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया।
एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिसमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचे में पटवारी, खेतों में सरकार। और अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। तो ये बेरियर एल्विन जो है, इन्होंने अंग्रेजों के समय बैगाओं के कठिनाइयों पर बहुत सुंदर ये संकलन किया है। दोस्तों, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर दी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की। 1906 में सोंग्रम संग्राम में असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। इसके अलावा औपनिवेशिक शासन में व्यापार की भी समस्या हुई। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जल्दी जल्दी आने लगे हैं। ये वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। दोस्तों, रेशम उत्पादकों की स्थिति को आप देखेंगे तो 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की गुणवत्ता अच्छी थी जो सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम के उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में जो हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल ये रेशम के कीड़े पालते थे और रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था और रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिल पाता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। यहाँ पर देखिए, बिहार में कोयला खनिक 1948 में। तो दोस्तों, 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% जो खनिक थे वो आदिवासी ही थे। और अंधेरू और दमघोटी खदानों में गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक भी होता था और अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे। काम की तलाश। दोस्तों, एक तरफ तो जो व्यापारियों का विरोध आदिवासियों द्वारा किया गया, उसके अलावा काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा और भी खराब हो गई थी। 19वीं शताब्दी के आखिर से वे चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था और असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों के मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। और नज़दीक से देखने पर तो 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों और 1855 में संथालों ने बगावत की और मध्य भारत में बस्तर क्षेत्र में 1910 में और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। दोस्तों, बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का एक विद्रोह था। तो आइए बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बिरसा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था और उसके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उसकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों या मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था और बिरसा के समुदाय को लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है।
बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। उसने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उससे यह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे और बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन और जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया और उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें और वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग या सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून भी नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे और बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा समस्या थी। यह आंदोलन मिशनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था और यह आंदोलन इन्हीं ताकतों और मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की जो भू नीतियां थीं उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थीं और हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। दोस्तों, जब मुंडा आंदोलन या बिरसा मुंडा आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। 1895 में उन्होंने बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों के हमले किए, महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया और सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक बन गया। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला ये कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग या बाहरी लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें, और दूसरा, इसने एक बार फिर से जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं और उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो दोस्तों, इसके अलावा देखिए एक अन्यत्र, तो हमें नकदी की जरूरत क्यों पड़ती थी। दोस्तों, ऐसे बहुत से कारण थे जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्राय बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पपुआ न्यू गिनी के एक जनजाति गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहां के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते थे। कहते हैं, नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं, अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूं क्यों। तो ये है दोस्तों एक पपुआ न्यू गिनी के आदिवासी समूह की हमें नकदी की क्या ज़रूरत है, इस बारे में एक आदिवासियों का गीत। तो ये था आज का वीडियो कैसा रहा और आपके लिए ये कितना जानकारी प्रदान किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे अन्य इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।